हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट डेवलपमेंट को। और यहां पर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी किताब से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताते चलूंगा और वो टॉपिक्स भी बताते चलूंगा जिनसे कि मार्क्स आ सकते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जान लो कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं बता दूंगा, जिनको आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स गारंटीड आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। अब भाई देखो, आप अपने आसपास देखते होगे, आसपास के लोगों को सुनते होगे, तो ये जो वर्ड है डेवलपमेंट, ये जो वर्ड है विकास, तुमको बहुत सुनने को मिलता होगा। भाई कहीं भी कोई नेता कोई भाषण दे रहा है, या तुम्हारे आसपास के लोग अगर कहीं बात कर रहे हैं अपने देश की, अपने समाज की, अपने मोहल्ले की, तो वहां पर यह वर्ड तुमको सुनने को मिलता होगा कि भाई हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारे राज्य का विकास हो रहा है, हमारे राज्य का विकास नहीं हो रहा है, हमारे मोहल्ले का विकास हो रहा है और हमारे मोहल्ले का विकास नहीं हो रहा है। तो यहां पर विकास या फिर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब होता है, मतलब यह है कि हमारा, अगर मैं जिस चीज के बारे में बात करूं, जैसे मैं खुद की बात करूं, तो मेरा जिंदगी अगर धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, हमारा जिंदगी अगर बेहतर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा समाज बेहतर बन रहा है, तो हम बोलेंगे भाई समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे देश में चीजें बेहतर हो रही हैं, तो हम यही वर्ड देश के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें क्या समझना है? डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, विकास के कंसेप्ट को समझना है। और यहां पर हम लोग डेवलपमेंट दो मायने में समझेंगे, एक पर्सनल डेवलपमेंट और एक नेशनल डेवलपमेंट। मतलब कि एक हमारा खुद का डेवलपमेंट होना कि भाई हमारा जिंदगी कैसे बेहतर हो, और दूसरा वही चीज हम लोग कंट्री के कंसेप्ट में समझेंगे कि भाई कंट्री का डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेट का डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आइए यहां पर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी से क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है कि द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। We have aspirations or desired about what we would like to do and how we would like to live। यह बहुत सिंपल सा चीज है कि भाई आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जिसको आप एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को आप एनालाइज करो अपने आसपास, या खुद को भी एनालाइज करो, तो तुमको एक चीज समझ में आएगा कि हर व्यक्ति का, हर पर्सन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो। जिंदगी बेहतर होने का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ चीजें पाना चाहता है, चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ चीजें अचीव करे, उसका जिंदगी में ये सुविधा हो, ये फैसिलिटी हो, वो एक तरीके से अमीर हो जाए, या फिर वो कहीं घूमने जाए, वो उसको आराम करने का मौका मिले, या फिर उसका लाइफ में टेंशन ना हो। इस प्रकार की चीजें हमारे जहन में होती हैं, हमारे मन में होती है, जो कि हम चाहते हैं। समझ गए? हर कोई चाहता है कि भाई मैं जैसे चाहता हूं वैसे जिंदगी जी सकूं। समझ गए? तो इसी प्रकार से हमारा यह विचार हमारी कंट्री के बारे में भी होता है कि भाई हमारे देश में यह होना चाहिए, हमारे देश में वो होना चाहिए, हमारे देश में यह हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, वो हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार के विचार हमारे मन में होते हैं, हम सभी के मन में होते हैं। ठीक है, कहता है कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work toward achieving these goals। क्या बोलता है कि भाई देखो, हमारे मन में ये जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे मन में जो ये थॉट्स हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, या फिर हमारे समाज, हमारे देश की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, उससे रिलेटेड यहां पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हर किसी को मिलना जरूरी है, या फिर हमें मिलना जरूरी है, या फिर हमारे समाज में इक्वालिटी कैसे आ सकता है, लोग साथ कैसे रह सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो इसी प्रकार की जो चीजें हैं
उन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस के आंसर को खोजने का हम काम करते हैं जब हम डेवलपमेंट को समझते हैं। मतलब डेवलपमेंट को समझने का सीधा मतलब यह है कि भाई क्या थॉट सही है। देखो हर कोई का कुछ ख्वाहिश है, कुछ ख्वाब है कि मुझे यह मिल जाए, तो कौन सा थॉट सही है, कौन सा थॉट पाने लायक है, कौन सा थॉट गलत है, यह हम समझेंगे। और इसी प्रकार से कंट्री के मामले में भी, कंट्री में क्या चीज हो तो अच्छा है और किस एस्पिरेशन को पूरा करना भाई सही नहीं है। समझ गए? तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें यहां पर ढूंढने हैं। ठीक है, आगे यहां पर कहता है यही चीज, दिस इज अ कंप्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। यहां पर देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें समाज के, कंट्री के, लोगों के हर चीज को समझा दिया जाएगा, उनके थॉट्स, उनके एस्पिरेशंस, डेवलपमेंट का हर चीज नहीं समझाया जाएगा। तुम्हें एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा और जब तुम धीरे धीरे आगे के क्लासेस में जाओगे, आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, तब धीरे धीरे तुमको नई नई चीजें समझने को मिलेंगी डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर तुम आगे जाकर के इकोनॉमिक्स वगैरह या फिर पॉलिटिक्स वगैरह चुनते हो, तब तुमको ये चीजें पढ़नी होंगी, तब तुम इन चीजों के बारे में और डिटेल में बात करोगे। ठीक है, यही चीज कहता है कि यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। ठीक है, कहता है कि ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political processes that these hopes and possibilities can be achieved in real life. अब यहां पर क्या बात बोल रहा है? बोल रहा है कि देखो भाई, यहां पर तुम आगे जब चीजों को पढ़ोगे या फिर 10th क्लास में भी तुम जब इन चीजों के बारे में, डेवलपमेंट या फिर एस्पिरेशंस, होप्स के बारे में पढ़ोगे, तब तुमको पता चलेगा कि भाई देखो, सिर्फ तुमको इकोनॉमिक्स में यह कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, तुमको इस कंसेप्ट के बारे में जानने को मिलेगा, तुमको पॉलिटिक्स में भी, या फिर जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी, और साथ में तुम्हारे हिस्ट्री में भी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो यहां पर जब हमारे जो एस्पिरेशंस होते हैं वो कई बार आपके सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, लोग मुझे इक्वल ट्रीट करें, तो ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है या फिर हमारे पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है? तो ज्यादा ये कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, तो वहां पर इस चीज के बारे में ज्यादा तुमको बेहतर तरीके से पता चलेगा। इसी प्रकार से हमारी कंट्री में भाई डेमोक्रेसी आया, डेमोक्रेसी क्यों आया, वहां पर कौन से लोग थे, जिनकी क्या डिमांडें थी, किन एस्पिरेशंस को ध्यान रख करके हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये सब चीज कहां पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे हिस्ट्री में। हमारा इतिहास क्या था, कैसे लोग थे, कैसे जीते थे, क्या करते थे, और क्या क्या स्टेज आने के बाद हमारे देश का ऐसा डेवलपमेंट हुआ, हमारे देश की ऐसी स्थिति बनी। इसलिए यहां पर ये जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। तो वहां पर भी तुमको इससे रिलेटेड टॉपिक्स को समझने को मौका मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में एक कंसेप्ट आता है जो कि है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यहां पर सिंपल मतलब है कि हम बात कर रहे हैं लोगों की, कि भाई मैं हूं, आप हैं, या कोई और है। तो यहां पर जो लोग होते हैं उन सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं। हर एक व्यक्ति का एस्पिरेशन अलग होता है, हर एक व्यक्ति का लाइफ में गोल अलग होता है। यही चीज यहां पर कहता है कि लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add another category of persons. ठीक है, अब यहां पर तुमको एक टेबल दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, इसमें अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया। मतलब कि तुम्हारे सोसाइटी में कई प्रकार के लोग हैं, तो अलग अलग लोगों का नाम यहां पर या फिर कैटेगरी लिखा हुआ है, और तुमको यह सोचना है कि उनके लाइफ का डेवलपमेंट गोल क्या है या फिर उनका एस्पिरेशन क्या है, ये तुमको सोचना है। तो यहां पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं और कुछ यहां फिल इन द ब्लैंक्स है। आप दूसरे कंडीशन भी सोच सकते हो। जैसे एक कंडीशन है लैंडलेस रूरल लेबरर्स के बारे में। तो इनके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में हमने पालमपुर की कहानी और जगहों पर भी अच्छे से बात की थी कि भाई लैंडलेस रूरल लेबरर्स क्या होते हैं।
भाई वैसे गांव में रहने वाले वैसे लोग जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है खेती करने के लिए, और वो दूसरे के जमीन पर खेती करके अपने घर का खर्चा चलाते हैं, ठीक है, उनकी बात करता है। तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, जरा सोचो, इमेजिन करो कि भाई तुम क्या हो, तुम एक गांव में रहते हो, तुम्हारे पास खेती की कोई जमीन नहीं है, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, और तुम जाकर के दूसरे किसी पर्सन के खेत में जाकर के मजदूरी करते हो, उससे तुमको अर्निंग होती है। तुम्हारे लाइफ का गोल क्या होगा? तो यहां पर बताता है कि देखो लाइफ का गोल क्या होगा कि भाई ज्यादा दिनों तक काम मिले। हमने देखा था कि जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स होते हैं उनको साल में कुछ महीने ही काम मिलता है, और कुछ महीने काम मिलेगा तो भैया कुछ महीना ही अर्निंग होगा। तो इनका क्या गोल होगा? सबसे पहला कि भाई साल में ज्यादा दिनों तक हमको काम मिले, और ज्यादा दिनों तक काम मिले और साथ में हमको वेतन अच्छा मिले, वेजेस अच्छा मिले। साथ ही साथ हमारे गांव का स्कूल ऐसा हो जो कि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, क्वालिटी एजुकेशन दे सके। हमारे विलेज में या फिर हमारे सोसाइटी में किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और साथ ही हम भी अपने गांव के लीडर बन सके। तो देखो भाई यहां पर ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है जो कि लैंडलेस रूरल लेबरर है, उसका ऐसा एस्पिरेशन क्यों है, ऐसा डेवलपमेंट गोल क्यों है? क्योंकि वो वैसी जिंदगी जीता है, वैसा उसका लाइफ है, उसके लाइफ के या फिर उसका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसका गोल है या फिर एस्पिरेशन है। इसी प्रकार से तुम कोई दूसरे पर्सन की बात करो, एक किसान है, फार्मर है, प्रॉस्पेरस फार्मर है पंजाब से, मतलब काफी समृद्ध है, काफी उसके पास पैसा है, काफी अमीरी है। तो उसके क्या गोल होंगे? भाई उसको तो ना तो वर्क चाहिए, वो तो दिहाड़ी पर काम करता नहीं है, उसको ना तो वेज चाहिए, भाई उसको डेली कितना वेज चल रहा है उससे मतलब नहीं है, उसको वेजेस पर काम नहीं करना है। तो इसको क्या चाहिए? तो भाई यहां पर ये जो किसान है इसकी इनकम कैसे होती है? इसकी इनकम होती है जब वो क्रॉप को जाकर के मार्केट में सेल करता है, फसल को जाकर के बाजार में बेचता है। तो यहां पर ये क्या चाहेगा कि उसकी फैमिली की इनकम ज्यादा हो। कैसे इनकम ज्यादा होगी? तो उसके जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स को बेचने पर उसको ज्यादा प्राइस मिले, हायर सपोर्ट प्राइस दिया जाए। समझ गए? मतलब कि सरकार हमसे अगर अनाज खरीदे या कोई व्यक्ति अगर हमसे अनाज खरीदे तो ज्यादा प्राइस पर खरीदे, ये चाहेगा। इसके साथ ही ये चाहेगा कि इसको सस्ते लेबरर मिले, सस्ते मजदूर मिले जो कि इसके खेत में काम करें और इसका खर्चा कम हो, और वो जो लेबरर हो वो बहुत हार्ड वर्किंग हो, मेहनत करने वाले हो। समझ रहे हो? तो यहां पर देखो, एक तरफ हमने देखा लेबरर के बारे में, वो क्या चाहता है कि अच्छा वेतन मिले और ज्यादा दिनों तक काम मिले, और यहां पर फार्मर क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि भाई उसको सस्ते लेबर मिले और ज्यादा मेहनती मिले और कम दिनों तक मुझे काम करवाना पड़े, यानी मुझे कम खर्चा करना पड़े। तो भाई देखो यहीं पर दो लोग हैं और इनके एस्पिरेशन एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। और यहां पर ये किसान ये भी चाहता है कि ये इतना पैसा कमा ले कि अपने बच्चों को विदेश में भेज सके, विदेश में जाकर के सेटल करवा सके। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर अगला यहां पर फार्मर है जो कि रेन के ऊपर डिपेंड करता है अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, कि भाई अगर बारिश अच्छी होगी फसल अच्छा होगा, बारिश नहीं होगी तो फसल खराब होगा। इसका क्या एस्पिरेशन होगा? देखो यहां पर इसका तो एक पहला तो सिंपल एस्पिरेशन होगा जो कि भगवान से होगा कि भैया बारिश अच्छी करवा देना, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग सोसाइटी से या फिर सरकार से एस्पिरेशन की बात करें तो यहां पर ये जो फार्मर है ये चाहेगा कि इसको एक अच्छा इरिगेशन सिस्टम मिले। मतलब क्या? मतलब यहां पर कि जो सरकार है इसके गांव में पानी की व्यवस्था करे, इरिगेशन की व्यवस्था करे। ठीक है, इसके साथ ही इसको डर है कि इसका क्रॉप खराब हो सकता है, तो यहां पर इसको इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए कि भाई अगर यहां पर फसल खराब होती है तो वहां पर क्या किया जाए? इंश्योरेंस दिया जाए कि फसल खराब होगा तो भाई इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करेगी, और साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार की इसको मदद दी जाए, लोन माफी कर दिया जाए या फिर और भी तरह के मदद दिए जाए। ये इसका एस्पिरेशन है क्योंकि इसका ऐसा लाइफ स्टाइल है या फिर ऐसा इसका सिचुएशन है। समझ गए? इसी प्रकार से आगे रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, मतलब गांव के एक किसान परिवार की महिला की क्या चाहत होगी, उसके क्या गोल होंगे, क्या एस्पिरेशन होंगे।
तो यहां पर बात है कि रूरल वुमेन का खासकर बात किया जा रहा है, तो गांव में क्या समस्या हमको देखने को मिलती है महिलाओं से रिलेटेड? समस्या यह देखने को मिलती है कि महिलाओं को एक तरीके से उतनी आजादी नहीं मिलती, बाहर जाने की आजादी नहीं होती या अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं होती। तो यह महिला चाहेगी कि यह क्या हो, एक प्रकार से फ्री हो, कि वो गांव में कहीं जा सके, अपना कोई शॉप या फिर कुछ भी करना चाहती है तो आसानी से वो कर सके, अपना एक तरीके से वो फ्रीडम चाहेगी। समझ गए? इसी प्रकार से अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एक लड़का जो कि शहर में रहता है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार है, उसकी क्या चाहत होगी? उसकी चाहत होगी कि भैया उसको क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए जिसका अर्निंग अच्छा हो, जिसकी सैलरी अच्छी हो। समझ गए? अगर जॉब नहीं मिलता है तो उसको किसी न किसी प्रकार का भत्ता दिया जाए। समझ गए? ये उसकी चाहत होगी। अब बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर परिवार के, शहर में रहने वाले अमीर परिवार के लड़के की क्या चाहत होगी कि भाई वो विदेश घूमने जाए, उसके पास महंगी गाड़ी हो, उसके पास अच्छे कपड़े हो, उसके पास महंगा वाला फोन हो, इस प्रकार की चाहत उसकी होगी। ठीक है? इसके बाद यहां पर रिच अर्बन फैमिली, उसी अमीर परिवार के घर की लड़की की क्या चाहत होगी? उसकी चाहत होगी कि उसको उतनी ही आजादी मिले, उतने फ्रीडम मिले जितना कि उसके भाई को मिलता है, और वो अपने जिंदगी में जो करना चाहती है वो अपनी मर्जी से वो कर सके। इसी प्रकार से अगर आगे देखें तो नर्मदा वैली में रहने वाले एक आदिवासी की क्या चाहत होगी, उसके क्या एस्पिरेशंस होंगे? तो यहां पर इस व्यक्ति के एस्पिरेशन होंगे कि भाई यहां पर हमारे इलाके में जो डैम बन रहा है जिससे कि हमारा गांव डूबने वाला है, वो डैम ना बने, हमारे गांव में सरकार इरिगेशन का फैसिलिटी दे दे ताकि हम अपने गांव में रह करके खुशहाल रहें और अपने गांव में ही इरिगेशन करें, खेत में अनाज उगाएं जिससे अच्छा अर्निंग हो और खुशी खुशी हम अपने गांव में ही रहें। तो यहां पर सभी लोगों के पास देख रहे हो क्या है, अलग सिचुएशन है। और अलग सिचुएशन होने के कारण क्या है, इनके एस्पिरेशन, इनके गोल अलग अलग हैं। और यही चीज आपको समझना है। क्या समझना है कि भाई देखो यहां पर हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन सभी लोगों का डेवलपमेंट गोल या फिर उनके लिए प्रोग्रेस का मतलब अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी अलग अलग है, उनके जीने का तरीका अलग है, उनका सिचुएशन अलग है। यही चीज कहता है कि डू ऑल ऑफ दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? मोस्ट लाइकली नॉट। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स। हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज चाहता है। ठीक है? दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर। यहां पर सभी लोगों को क्या चाहिए? जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वही उनको चाहिए। और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये कैसे तय होगा? तो वो जिस हिसाब से, जिस समाज में, जिस परिप्रेक्ष्य में वो रहते हैं उस हिसाब से उनके एस्पिरेशंस होंगे, डिजायर्स होंगे। कि भाई मेरा फसल लगा हुआ है, फसल के लिए इरिगेशन मिल जाता तो अच्छा होता। कोई गांव शहर में रहने वाला लड़का है, नौकरी नहीं है, वो उसको क्या टेंशन है? उसको टेंशन है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, जॉब मिल जाता तो अच्छा होता। अलग अलग लोगों की चाहतें अलग अलग होती हैं उनकी जिंदगी के हिसाब से। कहता है कि इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कंफ्लिक्टिंग। यहां पर हो सकता है कि कई बार ऐसा सिचुएशन भी हो जहां पर दो लोग या फिर दो लोगों के ग्रुप का ऐसा डिजायर हो, ऐसा एस्पिरेशन हो जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पर उदाहरण दिया गया है कि एक परिवार की लड़की चाहती है कि उसको अच्छा फ्रीडम मिले, जैसे कि उसका भाई आसानी से बाहर कहीं घूमने चल जाता है, बाहर रहने चला जाता है, उसको कोई पूछता नहीं है, फ्रीडम है उसके पास, वैसा ही फ्रीडम उसको भी मिले। लेकिन यहां पर उसके भाई को यह चीज हो सकता है पसंद ना आए, या फिर वो चाहेगी कि उसको घर का काम करना है तो उसका भाई उसके घर के काम में मदद करे, लेकिन भाई को जब बोला जाएगा तो भाई को हो सकता है पसंद ना आए। तो यहां पर यही तरीका है, मतलब यह सिचुएशन है कि जहां पर दो लोग, उनके डिजायर्स और एस्पिरेशन हो सकता है कि एक दूसरे के अपोजिट हो। इसका एक और एग्जांपल है कि भाई यहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो यहां पर एक तरीके से फैक्ट्री चला रहे हैं, या फिर सिंपली मान लो तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं, शहर में रहने वाले लोगों की क्या एस्पिरेशन होगी कि भाई हमारे इलाके में बिजली हमेशा आनी चाहिए,
24 घंटे बिजली आनी चाहिए, बिजली कभी भी कटना नहीं चाहिए, ये उनके एस्पिरेशंस होंगे। उसके लिए सरकार को शहर के लोग प्रेशर डालेंगे कि भाई तुम जाकर के वहां नदी पर डैम बनाओ और डैम बना करके शहर में बिजली अप्लाई करो। ठीक है, लेकिन जहां पर डैम बनाने की बात हो रही है, उस इलाके में रहने वाले लोग, गांव के लोगों की क्या चाहत होगी कि डैम बन जाए? नहीं, क्योंकि डैम बनेगा तो उनका घर, उनका गांव, उनका खेत डूब जाएगा। तो उनकी क्या चाहत होगी कि भाई सरकार डैम वैम ना बनाए, हम लोगों को क्या करे, इरिगेशन दे दे, हमारे गांव में सारी फैसिलिटीज दे दे, हम यहां पर खुशहाली से रहें, बिजली आए चाहे नहीं आए हमको दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो यहां पर अलग अलग लोगों के, उनके सिचुएशन के हिसाब से एस्पिरेशन अलग अलग होते हैं, और कई बार ये एस्पिरेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो। समझ गए? तो यहां पर क्या कहता है, टू थिंग्स आर क्लियर, दो चीजें क्लियर यहां पर हमको समझ में आ गई। क्या समझ में आया? सबसे पहला, डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। और कहता है दूसरा पॉइंट, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। हो सकता है कि ऐसा हो कि एक व्यक्ति के लिए जो चीज डेवलपमेंट है वो दूसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट ना हो, बल्कि एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हो। जैसे अगर मान लो हम लोग अगर देखें तो हमारे आसपास के लोगों, शहर में हम लोग रहते हैं, आप भी रहते हो, तो शहर के लोगों को जनरली क्या चाहिए कि भाई हमारा जो शहर है ना, शहर के बगल से एकदम चौड़ा चौड़ा एकदम हाईवे गुजरना चाहिए। हाईवे बनाने के लिए किसी की जमीन छीन ली जाएगी, हाईवे बनाने के लिए किसी का घर तोड़ दिया जाएगा, जमीन सरकार ले लेगी। तो जिस आदमी के घर को तोड़ करके, जिस आदमी के जमीन को लेकर के सरकार रोड बनाएगी, तो उसके लिए वो क्या है, डिस्ट्रक्शन है। हम लोग बहुत खुश होंगे कि भाई हमारे शहर के बगल से बहुत चौड़ा सा हाईवे बना है, लेकिन जिस आदमी का घर चला गया, जिस आदमी का जमीन चला गया, वो उसके लिए वो क्या है, डिस्ट्रक्शन है। यही चीज यहां पर बोल रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, और यहां पर डेवलपमेंट का मतलब भी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब यहां पर देखो इस हिस्से से क्या क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा। देखो देखो पिछले 3 साल से लगातार यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। 2023 में एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर क्या पूछ रहा है, सिंपल सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर। फैक्ट्री वर्कर के लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा भाई? तो यहां पर ये तो तुमको थॉट करके, सोच समझ के खुद से आंसर करना है कि फैक्ट्री वर्कर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है बेटर वेजेस, उसको सैलरी वेज अच्छा मिले। दूसरा ऑप्शन है बेटर टेक्नोलॉजी, कि भाई फैक्ट्री में अच्छा टेक्नोलॉजी आ जाए। तीसरा है मोर आवर्स ऑफ वर्क, उसको ज्यादा घंटा काम करना पड़े। और चौथा है मोर लेबर वर्क, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़े। कोई फैक्ट्री में काम करने वाला जो लेबरर है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि भैया उसका वेतन बढ़ जाए, उसकी आमदनी बढ़ जाए। तो उसके लिए बेहतर होगा, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं वो कैसे पूरी होंगी? जब उसको ज्यादा सैलरी, ज्यादा वेतन मिलेगा तब। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। यहां देखो इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ प्रोस्पेरस फार्मर। एक अमीर किसान के लिए डेवलपमेंटल गोल इनमें से क्या क्या है? सबसे पहला बेटर वेज, दूसरा हायर सपोर्ट प्राइस ऑफ फॉर क्रॉप्स, तीसरा एस्योर्ड हाई फैमिली इनकम, चौथा मोर डेज ऑफ वर्क। अब यहां पर सोचो, जो यहां पर किसान है उसको क्या वेज चाहिए? नहीं भैया, उसको वेज नहीं चाहिए। ठीक है भाई। दूसरा क्या है? दूसरा हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स। भाई अभी तुरंत हमने यहां पर देखा था, तो यहां पर यह चीज उसको चाहिए, दूसरा चाहिए। तीसरा क्या? एस्योर्ड हाई फैमिली इनकम, यह भी चाहिए कि परिवार का आमदनी बढ़ जाए, यह भी तीसरा भी चाहिए। चौथा मोर डेज ऑफ वर्क, ज्यादा दिनों तक काम करना पड़े, नहीं, ये नहीं है भाई। तो 2 and 3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब यही चीज तुम्हारा क्वेश्चन के रूप में 2023 में पूछा था, फिर से मतलब दूसरे सेट में पूछा था 2 मार्क्स में। कहता है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एन एग्जांपल।
तो भाई इसमें देखो 1 मार्क्स में तुम क्या करोगे, इस स्टेटमेंट का तुम एक्सप्लेनेशन दोगे, सपोर्ट करोगे, और 1 मार्क्स में जो तुम एग्जाम्पल दोगे उसके लिए तुमको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर सिंपली तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो डिफरेंट लोग होते हैं उनके सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल या फिर उनके आसपास कंडीशन अलग अलग होते हैं। इनके कंडीशन के हिसाब से जो लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो चीज वो डिजायर करते हैं। समझ गए? और उसका एग्जाम्पल यहां पर तुम दे सकते हो, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर यहां पर तुम दे सकते हो भाई बहन वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। यहां पर यही चीज, ये वाला कोट तुम यहां से लिख सकते हो कि दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। इसको एक प्रकार से एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन में लिख देना, और फिर 1 मार्क्स में तुम एग्जाम्पल दे दोगे, तुम्हारा काम हो गया। तो ये वाला हिस्सा देख लेना, इससे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा के क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो कि है इनकम एंड अदर गोल्स। तो यहां पर क्या है भाई, इनकम एंड अदर गोल्स मतलब क्या? मतलब अभी तक हमने क्या बात किया ये तो समझ गए कि अलग अलग लोग जो होते हैं उनके एस्पिरेशंस अलग अलग होते हैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब जनरली लोगों को क्या चाहिए होता है। कहता है कि इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. भाई वही बात है, सही बात है कि भाई देखो, हमने जो अभी ऊपर टेबल देखा था, इस टेबल में ज्यादातर लोग क्या चाहते थे कि भाई उनको क्या हो, आमदनी बढ़िया मिले। जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबर क्या चाह रहे हैं कि उनको ज्यादा बेटर वेज मिले, ज्यादा दिनों तक काम मिले, मतलब कि ज्यादा इनकम हो। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्रोस्पेरस फार्मर है वो क्या चाहता है कि हाई फैमिली इनकम हो, हाई सपोर्ट प्राइसेस हो, हार्ड वर्किंग और चीप लेबर हो, यानी कि उसको ज्यादा इनकम हो। इसके बाद यहां पर देखो, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको क्या चाहिए, उसको जॉब चाहिए। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाई इनकम, मतलब कि इनकम में उनको बढ़ोतरी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर सिंपल बात, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को ज्यादा इनकम चाहिए होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर जनरल एक देखा जाए कि लोगों की क्या डिजायर होती है, क्या एस्पिरेशन होते हैं, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पिरेशन होता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़ जाए, उसका इनकम बढ़ जाए। ठीक है, कहता है कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। यहां पर इनकम तो चाहिए लोगों को, लेकिन इनकम के साथ साथ कुछ और चीजें भी होती हैं जो कि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी लोगों को चाहिए होती हैं। जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, लोगों को यह चाहत होती है कि सभी लोग उनको बराबरी से ट्रीट करें, कोई उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। लोगों को फ्रीडम चाहिए होता है कि अपनी मर्जी से जो वो करना चाहते हैं आसानी से कर सकें। लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होता है कि उनको किसी भी प्रकार का डर या खतरा ना हो। इसके साथ साथ लोगों को दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए होता है। लोगों के लिए इनकम तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकम के साथ साथ ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मायने रखती हैं। कहता है कि दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, लोग डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ये चाहत होती है कि उसके साथ भेदभाव न हो। ठीक है, कहता है कि ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, इनफैक्ट इन सम केसेस दीज में इवन बी मोर इंपॉर्टेंट देन मनी और मटेरियल, important than money, more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल एक कि तुमको कहीं पर नौकरी मिलती है, नौकरी में बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है तुमको, लेकिन वहां पर जब तुम जॉब करते हो तब वहां पर तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव होता है, तुमको बहुत अपमानित किया जाता है, बहुत लोग भला बुरा तुमको कहते हैं या फिर तुमको नीचा दिखाते हैं, तुमको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो क्या वहां पर वो अर्निंग मायने रखती है?
क्या वहां पर अर्निंग इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? तो कई बार सिचुएशन लाइफ में ऐसा आता है जहां पर पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं। समझ गए? कहता है कि मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड एबव। भाई देखो, हमारी जिंदगी को जीने के लिए, हमारी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए मनी इंपॉर्टेंट होता है। मनी से बहुत सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो, पैसे से बहुत सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पैसे के साथ साथ हमको अगर अपनी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर बनानी है, तब क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए पैसे के साथ साथ ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि आप, क्वालिटी का मतलब क्या? क्वालिटी का सिंपल मतलब कि आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो, खुश हो, आपके आसपास किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार का आपको फाइट या फिर एक तरीके से रॉन्ग सिचुएशन में नहीं हो, आपको रिस्पेक्ट मिलता है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं है, खतरा नहीं है, ये डर नहीं है कि परिवार को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, इस प्रकार का टेंशन नहीं है। तो यहां पर आपके लाइफ का क्वालिटी पैसे पर तो निर्भर करता है, लेकिन पैसे के साथ साथ इन चीजों पर भी निर्भर करता है। कहता है कि इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइव्स, दीज आर ऑफन इग्नोर्ड। यही कहता है, कुछ एग्जाम्पल के लिए आप जैसे अपने दोस्तों को सोच लो कि भाई आपको बहुत अच्छा अर्निंग हो रहा है, आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, आपके पास कोई दोस्त नहीं है बात भी करने के लिए, तो क्या वहां पर पैसे से आप खुश हो जाओगे? जिंदगी में नहीं हो पाओगे। आप मान लो कि चले जाते हो अंटार्कटिका पर, आपको जॉब मिल जाता है और बोल दिया जाता है कि अगले 20 साल तक किसी से आपको नहीं मिलना है, तो क्या वहां पर वो जॉब आप एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि भाई पैसे कमाने का क्या फायदा जब ना किसी से मिल पाओगे, ना खुशी से रहने पाओगे, ना मजा करने पाओगे, तो क्या फायदा? इसी प्रकार से आपको बोल दिया जाता है कि भाई तुमको बहुत अच्छा सैलरी देंगे, लेकिन जहां पर आपको काम करना है वहां पर बहुत भेदभाव होगा, बहुत आपको अपमानित किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बहुत तरीके का वहां पर जान का भी खतरा है, बहुत तरीके की सिचुएशंस हैं, तो भी वहां पर पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है, फायदा नहीं है। समझ गए? तो यही चीज कहता है कि देखो, पैसे को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत मानते हैं, क्योंकि उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, लेकिन कई सारी हमारी जिंदगी में चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उनको वैल्यू नहीं देते क्योंकि हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। जैसे कि फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप अच्छा है, खराब है, कम है, ज्यादा है, कैसे कैलकुलेट करोगे? आप खुश हो तो भाई खुश कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, खराब हो, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है? आगे कहता है कि हाउएवर इट इज रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये तो हम लोग बात कर चुके। आगे कहता है कंसीडर अनदर एग्जांपल, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज ऑफ योर फैमिली, वर्किंग एटमोस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो यहां पर कहता है कि देखो, मान लो आपको जॉब मिली, जॉब बहुत दूर मिली, ऐसी जगह मिली जहां पर आपको एक तरीके से आप अपना नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। जैसे कि आप वहां जाने से पहले क्या सोचोगे कि भाई वहां पर जो, अगर मेरी फैमिली मेरे साथ जाती है तो फैमिली के लिए क्या वहां पर फैसिलिटीज हैं, वहां पर जहां मैं काम करूंगा वहां पर वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहां पर कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, या मेरी इनकम ग्रो होने के चांसेस हैं, या फिर वहां पर मैं सिक्योरिटी के साथ रह सकता हूं। इस प्रकार की चीजों को आप वहां पर एनालाइज करोगे। और कई बार यहां पर ऐसा होता है, अभी आप लोग क्लास 10th में हो, लेकिन आगे जब जाओगे तब आप ये चीज समझ जाओगे कि कई बार हम लोग पैसे से ज्यादा दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। कि मान लो कोई ऐसा प्लेस है जहां पर आपको सैलरी कम मिल रही है, उसको आपको पेमेंट कम मिल रहा है, लेकिन वहां पर आपको सिक्योरिटी मिल रही है, जॉब से निकालेगा नहीं वो आदमी, या फिर वहां पर आपको आपके परिवार के लिए फैसिलिटी अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं, तब आप वहां पर जॉब करने लगोगे। मतलब कि पैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के साथ साथ ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है? आगे यहां पर कहता है कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स।
मतलब कि डेवलपमेंट की जब बात होती है तब लोग सिर्फ एक चीज पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ इनकम पर ध्यान नहीं देते, बल्कि कई सारे पैरामीटर्स पर ध्यान देते हैं, कई सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, तब उसके बाद यहां पर डेवलपमेंट को तय करते हैं। कहता है कि इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। मतलब यहां पर बोल रहा है कि देखो, मान लो कोई लेडीज है, कोई महिला है, वो बाहर जाकर के पैसे कमाने लगती है, जॉब करने लगती है, उसको अर्निंग होने लगती है, तो भाई अर्निंग अच्छी होगी तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, घर में भी मिलेगा, आसपास भी दिया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी तो हो सकता है कि अगर हम महिलाओं को ज्यादा सम्मान दें, ज्यादा रिस्पेक्ट दें, तो वहां पर उनके घर में जो वो काम संभालती हैं उनमें जाकर के हाथ बटाएं, मदद करें, तो एक तरीके से उनका जिंदगी ऐसे ही बेहतर होगा। और साथ ही साथ अगर हम महिलाओं को ऐसे ही रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आगे बढ़कर खुद से जाकर के बाहर कोई जॉब करेंगी, काम करेंगी। तो समझ गए, ये दोनों तरीके से यहां पर देखा जा सकता है इसको। कहता है कि अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और टू रन अ बिजनेस। अगर हम महिलाओं के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट तैयार करते हैं तो वहां पर हम ये पाएंगे कि ज्यादा संख्या में महिलाएं जाकर के जॉब कर रही हैं, या फिर ज्यादा संख्या में जो महिलाएं हैं वो किसी न किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह कर रही हैं। ठीक है, आगे कहता कि हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो लोगों के लिए जो डेवलपमेंट गोल होता है उसमें सिर्फ लोग पैसे की बात नहीं करते या फिर अच्छे इनकम को पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दूसरी जो चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में उनको भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर क्वेश्चन है, लेट्स वर्क दीज आउट। क्या बोलता है, वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर बेटर इंपॉर्टेंट एंड वाई? बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। तो भाई ऑप्शन नंबर बी यहां पर ज्यादा सही है। आगे कहता है, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, पीपल हैव कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। तो भाई यहां पर ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं ये चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफरेंट डेवलपमेंट गोल क्यों है भाई लोगों के, क्योंकि लोगों के एस्पिरेशंस अलग अलग हैं। यहां पर कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल क्यों है, क्योंकि यहां पर लोगों की चाहत जो होती है, एस्पिरेशन जो होती है, वो कई बार हो सकती है कि एक दूसरे के विरोध में आ जाए। यानी लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चाहते हैं, और यहां पर दो लोगों का ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि एक दूसरे के कंफ्लिक्ट में आ जाए। कहता है, गिव सम एग्जांपल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। बता सकते हो, अभी तुरंत हमने बात की है। एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ एबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। अभी जो हमने पढ़ा उसको अपने शब्दों में, कुछ शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या आता है, नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने बात किया पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, कि हम लोग अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब यही चीज हम लोग अपने कंट्री के बारे में बात करेंगे कि हम लोग अपने देश को डेवलपमेंट की कैसे व्यू करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, क्या उसमें सही है, क्या गलत है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, यह चीज अब हम बात करते हैं। तो यहां पर इसी के बारे में आगे कहता है कि इफ एज वी हैव सीन एबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो भाई हमने अभी तुरंत ऊपर क्या देखा, हमने देखा कि जो अलग अलग लोग होते हैं उन सब का डिजायर अलग अलग होता है, एस्पिरेशन अलग अलग होता है, यानी कि उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। इसी प्रकार से नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है, देश को डेवलप करने की बात आती है, तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी विचार लोगों के अलग अलग होंगे। भाई हमसे पूछा जाए कि देश का विकास कैसे होगा तो मैं कुछ और बोलूंगा, आपसे पूछा जाएगा तो आप कुछ और बोलिएगा, और भी किसी अदर पर्सन से पूछा जाएगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, कहता है कि डिस्कस एमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। आप अपने क्लास में अपने क्लासमेट से भी बात करोगे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनने को मिलेगा, अलग अलग लोगों की चाहत अलग अलग होगी। कोई बोलेगा कि रोड अच्छा बन गया मतलब इंडिया डेवलप हो गया, कोई बोलेगा कि स्कूल अच्छा बन गया, कोई बोलेगा हॉस्पिटल अच्छा बन गया, कोई बोलेगा कि हमारे देश में गरीबी खत्म हो गई तब डेवलपमेंट हो गया। अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू
हो सकते हैं। कहता है यही चीज, मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू अबव क्वेश्चन। जब आप अपने क्लासरूम में ही अपने अगल बगल के बच्चों से पूछोगे कि भाई डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए हमारे देश का, तो आपको कई सारे आंसर मिलेंगे, अलग अलग बच्चे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनने को मिलेगा। In fact, you might yourself think of many different answer and not to be too sure of any of these. वही चीज है कि भाई आप खुद से भी पूछोगे, खुद से भी सोचोगे, तो आप अपने आप मन में भी जब सोचोगे ना, तो आपको 4-5 या कई सारे ऐसे तरीके दिखेंगे जिसके जरिए देश का डेवलपमेंट हो सकता है, और आप अपने किसी भी तरीके को लेकर के श्योर नहीं होगे कि भाई कौन सा वाला सही है, कैसे डेवलपमेंट होगा देश का तो बेहतर होगा। ये आपके मन में भी थॉट्स आ रहे होंगे। कहता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। यही बात है हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, कि अलग अलग लोगों के देश के डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं, और ये जो विचार हैं ये कंफ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि मैं बोलूं कि देश का सड़क बन जाए देश में, या फिर देश में बहुत सारे डैम बन जाएं नदियों पर, तो भाई नदियों पर जब डैम बनेगा तो उससे बहुत सारे लोग बेघर भी होंगे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि नहीं नहीं ऐसे डेवलपमेंट मत करो, सोलर पावर प्लांट लगाओ, उससे बिजली उत्पादन करो, डैम मत बनाओ। या फिर किसी और व्यक्ति का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं देश के डेवलपमेंट के बारे में, और कई बार ये पॉइंट ऑफ व्यू कंफ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। कहता कि हाउएवर कैन ऑल आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, और इफ देयर आर conflict, how does one decide what would be a fair and just path for all? मतलब यहां पर क्या है कि भाई हमने जैसे ऊपर देखा कि भाई हमारे अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, नेशनल डेवलपमेंट में भी यही बात है कि सभी लोगों का अपना अपना सोचने का तरीका है कि देश का विकास कैसे होना चाहिए। अब भाई क्या सभी लोगों के सभी थॉट्स को बराबर इंपॉर्टेंस देना चाहिए, या फिर कुछ थॉट्स को, कुछ जो डिमांड हैं उनको हमें मानना चाहिए? हमें कैसे देश का डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे कि सभी लोगों की जरूरतें पूरी हों, सभी लोगों का ख्याल रखा जा सके, और किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। यही चीज यहां पर हम लोग नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब इसी चीज को समझाने के लिए यहां पर एक आपको कहानी बताई जा रही है। तो यहां पर देखो आपका क्या है, लेट्स वर्क दिस आउट। यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल ऑफ फॉर सच एन एरिया। यह तस्वीर बोलता है, यह तस्वीर देखो, इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि एक तरफ एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसमें कि आपको एक तरीके के कह सकते हैं कि अमीर लोग रहते हैं, जो कि आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी उनके पास है, इनकम उनके पास है। और दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग के बगल में हम क्या देख रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी में बहुत ही गरीब लोग रह रहे हैं। तो भाई ऐसे सोसाइटी के लिए, ऐसे समाज के हिस्से के लिए जहां पर एक तरफ अमीर लोग हैं एक तरफ गरीब लोग हैं, इस समाज के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए, कैसे डेवलप होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर? यहां पर देखो हमने पहले देखा कि भाई जो अमीर लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे डेवलपमेंट को लेकर के, उनको अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छा साफ इंवायरमेंट, ये सारी चीजें डिमांड है। लेकिन एक गरीब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई उसका इनकम थोड़ा सा बढ़ जाए, उसको अच्छा घर मिल जाए, उसका फैमिली इनकम ग्रो कर जाए, इस प्रकार की चीजें डिमांड है। तो भाई इस इलाके के लिए डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, कैसे डेवलप यहां पर होना चाहिए? इसके बाद यहां पर दूसरा पॉइंट नंबर 2 क्या है, कहता कि रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, इसको जरा सा पढ़ो, इस और इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको जरा सा आंसर करो। कहानी क्या है भाई? बात है, न्यूज ये है कि एक वेसल आया, वेसल मतलब कि पानी का बड़ा सा जहाज आया, और उसने 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को एक शहर के आसपास के इलाके में फेंक दिया, डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ऐसे वेस्ट मटेरियल, मतलब कि देखो कई सारी फैक्ट्रियां होती हैं, कई सारे आपको कारखाने होते हैं, वहां पर वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, और कई बार वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, टॉक्सिक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है।
तो यहां पर क्या हुआ, एक दूसरे देश से एक जहाज आया और उसने एक शहर के आसपास के समंदर में ला करके 500 टन टॉक्सिक वेस्ट डाल दिया। ठीक है, अब ये कहां हुआ था, अब्दीजान नाम के शहर में, आइवरी कोस्ट में। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इसको डालने की वजह से शहर में रह रहे लोगों को नौजिया का प्रॉब्लम होने लगता है, स्किन रैशेस होने लगते हैं, लोग बेहोश होने लगते हैं, डायरिया की समस्या हो जाती है और कुछ महीने के बाद बहुत सारे लोगों की मौत तक हो जाती है। 20 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और करीब 26,000 लोग जो हैं उनका इलाज चल रहा है पॉइजनिंग को खतरे को लेकर के। समझ गए? तो यहां पर जब जांच किया गया इसका, तो पता चला कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ने, जो कि पेट्रोलियम और मेटल का काम करती है, उसने लोकल कंपनी के साथ मिलकर के यहां पर यह टॉक्सिक वेस्ट डंप किया था। क्यों डंप किया था? क्योंकि भैया उनके पास वेस्ट मटेरियल था, उनको फेंकने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, ला करके इस शहर के बगल में डाल करके वो चले गए। ठीक है, अब यहां पर सवाल सिंपल पूछ रहा है, सवाल यह पूछ रहा है कि इस काम को करने से, वेस्ट मटेरियल को डंप करने से फायदा किसका हुआ और किसका नुकसान हुआ? तो भाई मल्टीनेशनल कंपनी का फायदा हुआ। अगर वो उस वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करने जाते या सही तरीके से डंप करने जाते तो उनका बहुत पैसा खर्च होता, लेकिन इस तरीके से डंप करने से क्या हो गया, उनका पैसा बच गया। और लॉस किसका हुआ? इस शहर में रहने वाले लोगों का लॉस हो गया। अब यहां पर यही सवाल पूछता है कि इस शहर में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा भैया? अभी तो सबसे पहले बेसिक नीड है कि भाई इस टॉक्सिक वेस्ट को यहां से हटाया जाए और साथ ही साथ यहां पर जो लोग हैं उनका हेल्थ फिर से नॉर्मल किया जाए। ठीक है, उसके बाद आगे की बात हो सकती है। आगे कहता है कि व्हाट कैन बी सम ऑफ डेवलपमेंटल गोल फॉर योर विलेज टाउन लोकेलिटी। आपके आसपास जो आप मोहल्ला देख रहे हो, आप जो शहर देख रहे हो, आप जो गांव देख रहे हो, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, ये जरा सा आप बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। हम यहां पर देखेंगे कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, इनको हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कंपेयर क्यों करना है भाई, कंपेयर क्यों करना है, यह चीज सबसे पहले समझते हैं। तो यहां पर यही चीज कहता है कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। भाई यहां पर हम अभी तक क्या समझ रहे हैं, बेसिक बात समझ रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है और अलग अलग लोगों का जो एस्पिरेशन होता है, डिजायर होता है, वो अलग अलग होता है। तो भाई डेवलपमेंट अलग अलग है, मतलब मेरे लिए डेवलपमेंट अलग है, आपके लिए अलग है। इसी प्रकार से कंट्री की बात की जाए तो कंट्री के लिए, मेरे कंट्री के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो सकता है और दूसरे देश के रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो सकता है देश के मामले में। तो फिर यहां पर हम लोग ये क्यों देखते हैं कि हम अपनी दुनिया में देखते हैं कि कुछ देशों को कहा जाता है कि यार ये जो कंट्री है ना, ये डेवलप्ड कंट्री है। जैसे अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप में जो देश हैं जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये डेवलप्ड कंट्री हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज है जैसे अफ्रीका में रहे जो कंट्रीज हैं, या फिर हमारा इंडिया हो गया, या फिर हमारे आसपास के बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे जो देश हो गए, इनको हम लोग अंडर डेवलप्ड बोलते हैं। ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिस आधार पर यह बात हम बोलते हैं? ठीक है, यही चीज यहां पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, कहता है कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, मतलब कि देखो यहां पर हम लोग क्या करने की बात कर रहे हैं, अलग अलग देश या फिर अलग अलग स्टेट को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। तो क्यों कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, इस चीज को जरा सा समझते हैं। कहता है कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस, which aspect do we use to compare them? Let us look at a student in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talent and interest. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? अब यही सवाल है कि भाई देखो, कोई भी दो चीज को अगर हमें कंपेयर करना है तो दोनों दो चीजों के बीच में सिमिलरिटीज भी हो सकती हैं, डिफरेंसेस भी हो सकती हैं। तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया लिया जाएगा जिसके आधार पर हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने क्लासरूम को देखो तो आपके क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं।
और हर स्टूडेंट में अलग अलग क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। कोई स्टूडेंट होगा जो कि स्टडीज में बहुत अच्छा होगा, कोई स्टूडेंट होगा जो कि स्पोर्ट में बहुत अच्छा होगा, और कोई स्टूडेंट होगा जो कि बिहेवियर में बहुत अच्छा होगा, वो मैनर्स या फिर डिसिप्लिन उसमें बहुत अच्छा होगा। तो यहां पर अलग अलग जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर क्वालिटीज अलग अलग हैं। तो फिर इन स्टूडेंट को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो फिर यहीं पर बात आ जाता है कि जो क्राइटेरिया हम चुनेंगे, मतलब कि भाई देखो स्टूडेंट को कंपेयर करना है हमें, उसी प्रकार से कंट्रीज को हमें कंपेयर करना है, तो हमें कोई ना कोई तो क्राइटेरिया चाहिए, लेकिन हम कौन सा क्राइटेरिया चूज करेंगे? तो यहां पर बोलता है कि द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। मतलब कि हमारे कंपैरिजन का पर्पस क्या है, इस हिसाब से क्राइटेरिया हम चुनते हैं, और फिर उस क्राइटेरिया पर हम जो हैं अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहां पर स्टडीज को देखें, हमारे लिए अगर हम लोग स्कूल का पर्पस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है स्कूल का? भाई एजुकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस जब एजुकेशन है, तो हम जो हैं अलग अलग स्टूडेंट को उनके मार्क्स के आधार पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हमें स्कूल के लिए एक स्पोर्ट्स टीम तैयार करना होगा, क्रिकेट का या फिर फुटबॉल का, तो क्या वहां पर हम लोग मार्क्स के आधार पर बच्चों को चुनेंगे? जी नहीं। हम वहां पर फिर यह चेक करेंगे कि उस स्पोर्ट में वो बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा कौन है, उसको चूज किया जाएगा। तो यहां पर यही चीज है कि भाई यहां पर हम लोग जब दो चीजों को कंपेयर करने जाते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे लिए, उसके आधार पर हम कंपेयर करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये अब आ जाते हैं, हम लोग कंट्री की बात करते हैं, तो कहता है, अब ये तो वही वाला बात हो गया जो अभी मैंने आपको समझा दिया कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। ये तो वही बात है जो स्टूडेंट वाला एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। आगे कहता है कि दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, ठीक है। कहता है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग कंट्री की। स्टूडेंट्स के बारे में हमने देखा क्या कि भाई स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है तो हम लोग मार्क्स चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग स्कूल में जाते हैं एजुकेशन के लिए, मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग मार्क्स के आधार पर कंपेयर करते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग कंट्रीज को आपस में कंपेयर करने जाते हैं, तो हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं इनकम के आधार पर। इनकम के आधार पर क्यों? क्योंकि इनकम एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री का, कि भाई हमारे देश में जो लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, कितनी बढ़ी, दूसरे देश में कितनी बढ़ी। क्योंकि भाई जो इनकम है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए भी, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी, लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी। क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो हम इनकम से बहुत सारे फैसिलिटीज को प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, लाइफ को बेहतर बना सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकम को चुनते हैं, इनकम को क्राइटेरिया बनाते हैं, जिसके आधार पर हम लोग जो हैं कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, सिंपली अगर समझो इनकम की बात कर रहे हैं, तो जिन कंट्रीज में हायर इनकम होता है वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है, समझ गए। और जिन कंट्रीज में हायर इनकम होगा उन कंट्रीज को हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज मान लेते हैं, और जिन कंट्रीज में इनकम कम होगा उनको हम लोग अंडर डेवलप्ड मान लेते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब हमने क्या किया, इनकम को क्राइटेरिया चुन लिया जिसके आधार पर हम लोग कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। इनकम को क्यों चुना? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकम। क्योंकि इनकम अगर होगा, पैसे मेरे पास होंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मेरी जिंदगी को, आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, समझ गए। आगे कहता है कि दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। यही बात है, हमने इनकम क्यों चुना? क्योंकि ज्यादा इनकम का मतलब
कि हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इंसान के लिए जो चीजें जरूरी हैं हम वो ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा फैसिलिटीज को प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा इनकम का यही मतलब होता है। कहता कि वाट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। लोगों को जो चाहिए, जो उनको पसंद है, जो भी एस्पिरेशन है, वो ज्यादा पैसे होने पर वो आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। कहता है कि सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल। समझ गए? मतलब क्या हुआ? इनकम होना, ज्यादा इनकम होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल होता है, डेवलपमेंटल गोल होता है। हमने ये पर्सनल लेवल पर भी देखा कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े। इसी प्रकार से कोई समाज होगा, कोई मोहल्ला होगा, कोई राज्य होगा, देश होगा, उसका ज्यादा विकास तभी होगा जब वहां के लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो इनकम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक गोल है लोगों की लाइफ में भी और कंट्री के लाइफ में भी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसलिए हम लोग इनकम के आधार पर कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि भाई हमारे लेवल पर, इंसान के लेवल पर इनकम का मतलब तो समझ में आता है कि भाई मेरा इनकम कितना, तुम्हारा कितना, तुम्हारा कितना, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कंट्रीज के इनकम को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? कंट्री का इनकम क्या होगा भाई? तो सिंपल अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर कंट्री का इनकम, नेशनल इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, यह क्या होता है? द इनकम ऑफ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या हो गया? हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनकी जितनी भी आमदनी हुई, सब इनकम को, सब आमदनी को जब जोड़ देते हैं तब हमें क्या मिलता है? नेशनल इनकम मिलता है, इनकम ऑफ द कंट्री मिलता है कि पूरे देश का इनकम क्या हुआ। ठीक है भाई? मतलब कि इंडिया के सभी लोगों की आमदनी अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? इंडिया का इनकम मिलेगा। इसी प्रकार से अमेरिका के सभी लोगों का इनकम अगर हम लोग जोड़ दें तो हमें अमेरिका कंट्री का इनकम मिलेगा। ठीक है? अब यहां पर बात क्या है कि ये जो नेशनल इनकम है इसके आधार पर हम लोग कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यही चीज कहता है कि हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। नेशनल इनकम को ही यहां पर टोटल इनकम लिखा हुआ है। कह रहा है कि भाई देखो, अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग टोटल इनकम या फिर नेशनल इनकम को क्राइटेरिया नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? उसका कारण यह है कि अलग अलग देशों में अलग अलग पॉपुलेशन होता है। हमारे देश में 145 करोड़ की आबादी है और वहीं अगर तुम देखो तो हमारे बगल में पाकिस्तान है, वहां पर 23 करोड़ की आबादी है। बगल में बांग्लादेश है, 16 करोड़ की आबादी है। तो बांग्लादेश के सभी लोगों का इनकम जोड़ोगे और हमारे देश के सभी लोगों का इनकम जोड़ोगे तो भाई हमारा बहुत ज्यादा लगेगा, बांग्लादेश का बहुत कम लगेगा। इसी प्रकार से तुम देखो तो तुम्हारे पास और भी यूरोप के देश हैं। यूरोप में तुम जर्मनी को देख लो, जर्मनी में करीब 10 या 12 करोड़ की आबादी है, कुछ कितनी ही आबादी है। तो वहां पर जब इनकम जोड़ोगे और हमारे देश का जोड़ोगे तो हमारा देश का ज्यादा हो जाएगा जर्मनी से। लेकिन जर्मनी के लोगों का जो जिंदगी है हमसे ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर जो ये टोटल इनकम है ये एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो यहां पर हम लोग इसके आधार पर, नेशनल इनकम या फिर टोटल इनकम के आधार पर कंट्रीज को अच्छी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग हर एक कंट्री का एवरेज इनकम निकालेंगे। एवरेज इनकम निकाल करके और सभी कंट्रीज के एवरेज इनकम को हम कंपेयर करेंगे, जिससे कि हमको यह समझ में आ जाएगा, यह जानकारी मिल जाएगा कि जर्मनी में रहने वाला एक आदमी कितना कमाता है और हमारे देश में रहने वाला एक आदमी, एवरेज आदमी कितना कमाता है। समझ गए? और इस एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। अब ये पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल सा चीज है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां पर टोटल इनकम लिखेंगे, टोटल इनकम, और टोटल इनकम को डिवाइड कर देंगे किस चीज से? पॉपुलेशन से। तो हमको यहां पर पता चल जाएगा कि हमारे देश में या फिर किसी भी देश में एवरेज कितना इनकम है किसी भी पर्सन का। समझ गए? तो यहां पर इस तरीके से हमको क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम से हम लोग यहां पर अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। समझ गए? तो पर कैपिटा इनकम के आधार पर अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। तो यहां पर कैपिटा इनकम क्या हमें बताएगा कि हर एक कंट्री का एवरेज आदमी कितना कमा रहा है।
एक आदमी का एवरेज इनकम कितना है। और ये देखो, ये चीज हमारा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो, तो थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, फिर ये क्वेश्चन वगैरह दिखा दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है पर कैपिटा इनकम, और यहां पर जो पढ़ोगे ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या बोलता है, बोलता है कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्राउट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या लाया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। इसमें इनकम को ही एक तरीके से आधार बनाया गया है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। कहता है कि दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। कौन सा क्राइटेरिया, इनकम। इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है। पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है, कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। कहता है कि कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $63,400 per annum and above in 2023 are called high income or rich countries, and those with per capita income of $2,400 or less are called low income countries। अब यहां पर बात किया है, बोल रहा है कि दुनिया में वो कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम $63,400 पर एनम है हर साल, तो यहां पर उन कंट्रीज को, या फिर इतना है या इससे ज्यादा है, तो उन कंट्रीज को हम लोग क्या मानेंगे, हाई इनकम कंट्रीज मानेंगे, या फिर रिच कंट्रीज मानेंगे, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज मानेंगे। समझ गए। अब इसके बाद कहता है कि वैसी कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम 2400 से भी कम है, उनको हम लोग क्या मानेंगे, लो इनकम कंट्रीज मानेंगे। समझ गए। अब यहां पर इंडिया जो है इन दोनों क्राइटेरिया के बीच में आता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था, $10,300 पर एनम। तो भाई 2400 से ज्यादा है और 63,400 से कम है, तो हम लोग मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं और हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज कहलाते हैं, ठीक है। कहता है कि द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। जो ये रिच कंट्रीज है, कुछ खास कंट्रीज को छोड़ करके जिनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, उन कंट्रीज को छोड़ करके जो ये रिच कंट्रीज हैं जिनका पर कैपिटा इनकम $63,400 से ज्यादा होता है, उन्हीं कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जिस दिन हमारे देश का पर कैपिटा इनकम इतने से ज्यादा हो जाएगा, ये डाटा फिक्स नहीं है, ये हर साल रिवाइज होता है, अगले साल हो जाएगा, इस नंबर को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिस दिन हम लोग इस क्राइटेरिया के ऊपर आ जाएंगे, उस दिन हमारा कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री कहलाने लगेगा, ठीक है। अब यहां पर देखें आगे, तो यहां से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, तो यहां पर देखो 2023 में यहां से क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज there fill in the blanks is considered to be one of the most important attributes by World Bank। अभी वर्ल्ड बैंक की हमने बात की थी। वर्ल्ड बैंक किस एट्रीब्यूट पर कंट्रीज को क्लासिफाई करता है, पर कैपिटा इनकम। तो यहां पर कैपिटा इनकम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनकम लिखा हुआ है, तो इनकम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो 2020 में तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन द टर्म पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया था 2024 में। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। यहां पर क्या होगा भैया, फिर से वही हमारा पर कैपिटा इनकम आ गया। अब इसके बाद देखो 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा है पर कैपिटा इनकम से। तो भाई अगले साल तुम्हारा बोर्ड होगा तो भी मिनिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो पर कैपिटा इनकम या फिर वर्ल्ड बैंक इस तरीके से पूछ लेगा। यहीं से देख रहे हो लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पर कैपिटा इनकम इज क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। अब यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारा आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहां पर तुमने क्या देख लिया कि ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो तो यहां पर एवरेज इनकम के बारे में कुछ बात तुमको समझा रहा है। क्या बात समझा रहा है, तो सिंपली मैं शॉर्ट में इसको समझा देता हूं। देखो एवरेज इनकम जो है वो हमें ये तो बता देता है कि कंट्री में एक आदमी का एवरेज इनकम कितना है, ठीक है। लेकिन हमें जो एवरेज इनकम है वो ये नहीं बताता कि हमारे देश में गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं। जैसे इस एग्जांपल से समझो, यहां पर 2 कंट्रीज का कंपैरिजन किया गया है। इस कंट्री में, कंट्री ए में आप क्या देख रहे हो कि
कि यहां पर एक व्यक्ति 9,500 कमाता है, एक 10,500, इसी प्रकार से सब लोग इतना ही लगभग कमाते हैं। और इनका एवरेज इनकम कितना है भाई? इनका एवरेज इनकम है 10,000, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एक देश है, यहां पर तुम मंथली इनकम जब तुम देखोगे तो 500, 500, 500, 500 और 48,000। जब इनका भी एवरेज निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 10,000 मिलेगा। तो भाई एवरेज इनकम देख करके तुमको लगेगा कि दोनों कंट्रीज जो हैं बराबर हैं और दोनों कंट्रीज में लोगों की जिंदगी एक जैसी है। लेकिन यहां पर जब तुम कंट्री के अंदर जाओगे, कंट्री को अच्छे से देखोगे, तब समझ में आएगा कि कंट्री बी में जो लोग हैं इनका जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज्यादा है, अमीर गरीब में फर्क बहुत ज्यादा है। और कंट्री ए में सभी लोगों का इनकम लगभग क्या है? बराबर है, ठीक है। तो यहां पर देखें तो इसी प्रकार से आगे इसी चीज को समझाया गया है। रिच एंड पुअर में क्या होगा? रिच के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और गरीब लोगों के पास कम रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ता है। और नो रिच नो पुअर मतलब कि जहां पर इक्वालिटी एक जैसी होगी इनकम के मामले में, वहां पर जो रिसोर्सेज होंगे वो सभी लोगों में बराबर रूप से बटे हुए होंगे, ठीक है। यहां पर देखो लेट्स वर्क दिस आउट है, जो अभी तक हमने पढ़ाया वो उसी से रिलेटेड है। आप इसको खुद से घर पर करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हमने जिस प्रकार से एक इंसान के बारे में अदर क्राइटेरियाज की बात की थी कि लोगों के लिए इनकम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनकम के अलावा दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी प्रकार से जब हम कंट्री की बात करते हैं तो एक कंट्री के लिए भी पर कैपिटा इनकम या फिर इनकम जरूरी होता है, लेकिन इनकम के अलावा दूसरी चीजें भी जरूरी होती हैं। वही चीज यहां पर देखते हैं। कहता है कि when we looked at individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, beside average income, think of other equally important attributes. जिस प्रकार से हमने लोगों की बात की कि लोग जो हैं इनकम को इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इनकम के अलावा दूसरी चीजों को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसी प्रकार से जब हम नेशन की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं या किसी स्टेट या रीजन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर भी लोग जो हैं इनकम के अलावा दूसरी चीजों को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। आगे देखें तो क्या कहता है? व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी? वो क्या चीजें हो सकती हैं इनकम के अलावा जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कहता है कि लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल। टेबल 1.3 गिव द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरल एंड बिहार। एक्चुअली these figures are of per capita net state domestic product as current prices for 2021-22, ठीक है। अब यहां पर ये चार्ट कौन सा बोल रहा है? ये वाला चार्ट बोल रहा है, ठीक है। यहां पर देखो 2021-22 के आधार पर जो जीडीपी हमारे कंट्री का था, अलग अलग स्टेट का जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर यहां पर कैपिटा इनकम निकाला गया है। हरियाणा का देख सकते हो, केरल का देख सकते हो और बिहार का देख सकते हो। यहां पर क्या दिख रहा है भाई? हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है 2,64,729, ठीक है। इसी प्रकार से केरल का 2,34,405 और बिहार का है 47,498, ठीक है। क्या तुमको पता समझ में आया? समझ में आया कि भाई हरियाणा जो है वो ज्यादा रिच स्टेट है। हरियाणा जो है उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। हरियाणा के लोग केरल के लोग से या बिहार के लोगों से ज्यादा इनकम कमाते हैं, ज्यादा उनकी कमाई होती है, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आया। अब यहां पर बोलता है, कहता है कि रफली वी कैन टेक इट टू बी ए पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, ठीक है। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। भाई हरियाणा का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है और बिहार सबसे नीचे है, सबसे कम है। कहता है कि दिस मींस दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्नड 2,64,729 इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एन एवरेज अ पर्सन इज बिहार अर्नड ओनली अराउंड 47,500 इन अ ईयर। एक साल में एवरेज बिहार के एक आदमी को 47,500 रुपए की कमाई हुई, वहीं पर हरियाणा के एक आदमी का एवरेज इनकम था 2,64,729 रुपए। तो यहां पर अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के आधार पर क्राइटेरिया रखें और पर कैपिटा इनकम के आधार पर अगर स्टेट्स को कंपेयर करें, हमारे देश के राज्यों को कंपेयर करें, तो हमको पता चलेगा कि हरियाणा क्या है? सबसे डेवलप्ड राज्य है और बिहार जो है सबसे लीस्ट डेवलप्ड राज्य है, ठीक है। लेकिन यहां पर अब
अब हम क्या करते हैं, दूसरे डाटा को देखते हैं। दूसरे डाटा में यहां पर हमको क्या दिया जा रहा है, दूसरे डाटा में यहां पर हमको पता चल रहा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इसको देखते हैं। यहां पर क्या है भाई, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, यहां देखो नीचे ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप एनसीईआरटी बुक में इसको पढ़ सकते हो। ये क्या है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। मतलब कि देखो, एक साल में अगर रेशियो, ये रेशियो बताता है, क्या रेशियो बताता है कि एक साल में मान लो 1000 बच्चों का जन्म होता है, 1000 जिंदा बच्चों का जन्म होता है जो कि अच्छे से जन्म ले लेते हैं, ठीक है। अब उसमें से कितने बच्चे 1 ईयर का एज अचीव करने से पहले डेथ कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, वही ये हमें IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमें दिखाता है, ठीक है, कि एक साल का एज अचीव करने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो गई 1000 में से। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के आधार पर, तो हरियाणा में 28 बच्चों की डेथ हो गई थी। मतलब IMR कितना था, 28। मतलब 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से 28 बच्चे क्या हो गए, डेथ कर गए एक साल का एज अचीव करने से पहले। इसी प्रकार से केरल की बात करें तो केरल का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना था, 6। 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई एक साल के एज से पहले। इसी प्रकार से बिहार की बात करें तो बिहार का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है, 27 बच्चों की डेथ हुई थी एक साल का अचीव करने से, एक साल का एज अचीव करने से पहले, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट तो आपको समझ में आता है, यहां पर बताया भी गया है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, 7 एंड एबव एज ग्रुप, क्योंकि इसको लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट करके एमसीक्यू पूछ देता है, समझ गए। 7 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं। तो यहां पर हरियाणा का कितना है, 82%, केरल का है 94% और बिहार का है 62%, ठीक है। इसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है भाई, the total number of children of age group of 15 to 17 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। मतलब कि 15 से 17 साल के जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, यह हमें नेट अटेंडेंस रेशियो बताता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखोगे तो हरियाणा का 73% है, केरल का 94% और बिहार का 69%। अब तो ऊपर तुमने क्या देखा कि इनकम के आधार पर अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे यहां पर डेवलप्ड कौन सा स्टेट था, हरियाणा था। लेकिन यहां पर जब इन क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हरियाणा का देखते हो कि IMR काफी ज्यादा है, केरल का IMR सबसे कम है और बिहार का IMR सेकंड नंबर पर है। अब यह चीज बता दूं, अगर तुमको अभी तक समझ में नहीं आया तो IMR यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जितना कम होगा उतना अच्छा। आपके राज्य में स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना कम आपका IMR होगा। तो यहां पर हमको इस डाटा को देख करके क्या समझ में आता है, केरल में हेल्थ फैसिलिटीज सबसे अच्छी हैं, समझ गए। इसके बाद लिटरेसी रेट देखो, लिटरेसी रेट किस चीज से रिलेटेड है भाई, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहां पर लिटरेसी रेट केरल का हमको सबसे ऊपर दिखता है, 94% यहां पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद यहां पर नेट अटेंडेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो इसमें भी हमको केरल सबसे आगे दिखता है, समझ गए। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इनकम के आधार पर भले ही हमारा हरियाणा सबसे आगे हो, लेकिन दूसरे क्राइटेरियाज में जो केरल है वो सबसे आगे है, सबसे बेहतर है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यही चीज यहां पर ये डाटा हमें दिखाता है। यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट डज दिस टेबल शो। The first column of the table shows that in Kerala, out of 100 children born, 6 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 28, which is nearly 3 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a children is born. Now try to think
ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स होज चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। तो ये एक तरीके से आपको समझा रहा है कि देखो भाई, आपको ये नंबर दिख रहा होगा कि 28 बच्चों का डेथ हो गया, 6 बच्चों का डेथ हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है। किसी भी परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरे परिवार में बहुत खुशहाली होती है, समझ गए। तो कोई एक बच्चा का जन्म हुआ और 1 साल को अचीव करने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो वो बहुत ही सैड इवेंट होता है किसी भी फैमिली के लिए। तो यहां पर सोचो कि भाई कितने सारे परिवार हैं जिनको इस प्रकार की समस्या झेलनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सोचो कि क्या यहां पर हमारा इनकम इंपॉर्टेंट है या फिर हमारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हेल्थ के लिए तुमको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एक डाटा दिया गया, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज खराब है मतलब क्या? तुमको दूसरी प्रकार की बीमारियों में भी फैसिलिटीज खराब ही मिलेंगी, समझ गए। और हेल्थ यहां पर अच्छा है तो दूसरी बीमारियों में भी हेल्थ तुमको बेहतर ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखे तो कहता है कि नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेन्स, दिस वाज ड्यूरिंग 2018। तो यहां पर यह कोई बहुत साल पहले की बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। और आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत खराब नंबर नहीं है, तो यह बता दूं कि ये जो 28 नंबर देख रहे हो, ये अफ्रीका के कंट्रीज का ऐसा नंबर दिखता है जहां पर बहुत भयानक गरीबी है, बहुत भयानक हालात हैं, लोगों को खाने को नहीं है, वहां पर इस प्रकार का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमें देखने को मिलता है, समझ गए। तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है? आगे यहां पर बोलता है कि द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows that 1/3 of children aged 15 to 17 in Bihar are not attending school in secondary classes। यहां पर बिहार में हमको क्या पता चल रहा है? 1/3 बच्चे जो हैं 15 से 17 साल के, वो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, वो पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर यह चीज भी तुम देख सकते हो। कहता है कि दिस मींस दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, नियरली 1/3 ऑफ योर क्लास फ्रेंड वुड बी मिसिंग। आप अगर बिहार में पढ़ रहे होते तो आपके एज के 1/3 बच्चे स्कूल में ही नहीं होते, वो बाहर या तो कहीं जाकर के मजदूरी कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं या पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है, वो कुछ और कर रहे हैं, समझ गए। कहता है आगे, दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर। इफ दिस had happened to you, you would not be able to read what you are reading now। अगर ये स्थिति आपकी होती तो आप जो ये अभी किताब पढ़ रहे हो, अपना किताब मोटा सा लेकर के बैठे हो, वो चीज आप पढ़ नहीं पाते, समझ गए। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया? यहां पर समझ में आया कि देखो, कंट्री के लिए या किसी स्टेट के लिए, किसी रीजन के लिए इनकम इंपॉर्टेंट होता है। इनकम से हम बहुत सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं, लेकिन इनकम के अलावा ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां पर हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी वगैरह और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, एक स्टेट में जरूरी होती हैं। और डेवलपमेंट में उनको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, उनकी भी हमें बात करनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये जो चार्ट है या फिर ये जो चीजें आपने पढ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है भाई? पूछा है यही चीज, यही वाला डाटा आपको दे दिया, हरियाणा, केरल, बिहार का आपको डाटा दे दिया। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आपने देख लिया, लिटरेसी रेट देख लिया और नेट अटेंडेंस रेशियो देख लिया। अब सवाल क्या पूछता है? हाउ मच इज द नेट एब्सेंस रेशियो। एब्सेंस रेशियो कहने का मतलब क्या है भैया? नेट अटेंडेंस रेशियो का ठीक उल्टा, कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं ये हमें बता रहा है अटेंडेंस रेशियो। एब्सेंस रेशियो मतलब क्या? मतलब 100 माइनस नेट अटेंडेंस रेशियो। यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो कहां का पूछ रहा है? हरियाणा का। हरियाणा का अटेंडेंस रेशियो कितना है? 61। तो 100 माइनस 61 क्या हो गया? 39। नेट एब्सेंस रेशियो कितना है? 39। मतलब क्या समझ में आया? मतलब कि यहां पर 39 बच्चे स्कूल में नहीं हैं, स्कूल से एब्सेंट हैं। तो यही है हमारा एब्सेंस रेशियो, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2023 में पूछा था। इसके बाद देखें तो यहां पर और कोई क्वेश्चन तो 2024-25 में यहां से नहीं पूछा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है टॉपिक? टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। अब ये क्या बात कर रहा है भाई?
ये अभी जो हमने पढ़ा उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहता कि हाउ इज इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरल बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। द रीजन इज money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well। यहां पर यही सवाल पूछता है कि हरियाणा के पास पैसा ज्यादा है, हरियाणा के आदमी जो हैं वो ज्यादा कमाते हैं, लेकिन जो वहां पर सिचुएशन है, जो हेल्थ का सिचुएशन है, एजुकेशन का या फिर सिक्योरिटी का और चीजों का सिचुएशन केरल का ज्यादा बेहतर है हरियाणा से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपके पॉकेट में पैसे होने से आप सारी फैसिलिटीज या सारी चीजें आप नहीं प्राप्त कर सकते हो जो कि आपको जीने के लिए जरूरी होती हैं। कहता है कि सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। यानी कि इनकम के आधार पर, इनकम एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर आप एक कंट्री को डेवलप्ड या फिर एक अच्छा कंट्री घोषित कर सकते हो, क्योंकि जो फैसिलिटीज या फिर जो सुविधाएं लोगों को चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो सिर्फ पैसे से नहीं आ सकती हैं। सोचो आपके पॉकेट में बहुत पैसा है लेकिन आप किसी जंगल में बैठे हुए हो जहां पर कुछ नहीं है, ना तो स्कूल है, ना तो हॉस्पिटल है, ना तो रोड है, कुछ नहीं है। क्या करोगे उस पैसे का? आप किसी शहर में भी रहते हो और वहां पर शहर में ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, क्या करोगे पैसे का? किस काम आएंगे पैसे? कोई काम पैसे नहीं आएंगे। समझ गए? कहता है कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन। मतलब कि आपके पॉकेट में मान लो कि पैसा है, और पैसे होने का यह तो मतलब नहीं हो गया कि आपके आसपास का पॉल्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगा। आपके शहर में बहुत पॉल्यूशन, जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में तो भाई बहुत लोगों का इनकम बहुत अच्छा है, बिहार, झारखंड या फिर यूपी के कंपैरिजन में दिल्ली के लोग बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं। लेकिन दिल्ली में भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। आप कितना भी पैसा खर्चा कर लो, पॉल्यूशन कैसे साफ करोगे, कैसे खत्म करोगे? तो पैसा होते हुए भी आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपके इलाके में मेडिसिन आपको एडल्ट्रेटेड मिलती हैं, मतलब डुप्लीकेट दवाइयां मिलती हैं, तो पैसे होने का यह थोड़ी मतलब हो गया कि आपको दवाइयां ओरिजिनल मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी। अगर आपके इलाके में डुप्लीकेट दवाइयां मिलती हैं तो डुप्लीकेट ही आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या बात करता है? कहता है कि मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। आप मान लो ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, जहां पर नालियों की सफाई नहीं होती है, तो वहां पर इन्फेक्शियस डिजीज के फैलने का बहुत खतरा होता है। आपके पास कितना भी पैसा हो वो बीमारी आपको जरूर लगेगी, क्योंकि आप ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे इलाके में रहते हो। समझ गए? मतलब क्या है यहां पर? मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप पैसे से सॉल्व नहीं कर सकते, वो सोसाइटी एज अ होल जब मिलकर के काम करती है तब उसको सॉल्व कर सकती है। जैसे कि किसी इलाके में, जैसे दिल्ली में ही मान लो कि यहां पर दिल्ली में अगर पॉपुलेशन खत्म करना है, सॉरी पॉल्यूशन खत्म करना है, सॉरी मैंने पॉपुलेशन बोल दिया, पॉल्यूशन खत्म करना है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करोगे पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, नहीं। जब दिल्ली की सरकार, देश की सरकार, दिल्ली की जनता सब मिल करके जब उस पर काम करेंगे तब जाकर के पॉल्यूशन को समाप्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करो तो तुमको पता होगा कि भाई हमारे देश का सबसे साफ शहर कौन सा है? सबसे साफ शहर आज के समय में है इंदौर। तो इंदौर सबसे साफ शहर कैसे बना? क्या वहां पर सरकार ने कुछ स्पेशल कर दिया या किसी एक व्यक्ति ने कोई खूब पैसा खर्चा कर दिया और इंदौर को साफ कर दिया? नहीं, इंदौर के सभी लोग मिलकर के शहर को साफ रखते हैं। जो पूरा वहां पर आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो काम करता है, सरकार काम करती है, तो सब लोग एज अ सोसाइटी जब मिलकर के काम करते हैं तब वहां पर इंदौर को साफ किया गया है। उसी प्रकार से किसी भी इलाके में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए, जैसे कि हमें हेल्थ चाहिए, जैसे कि एजुकेशन चाहिए, जैसे कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। ये सब चीजें तभी मिल सकती हैं जब पूरी सोसाइटी मिलकर के उस पर काम करे, उसको एज अ पब्लिक ग्रुप मिलकर के उस पर काम करे। समझ गए? तो यहां पर आगे देखें तो आगे क्या कहता है? कहता है कि एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ the best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively।
मतलब कि हमारी जिंदगी में जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको प्राप्त करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छे तरीका यही होता है कि उसको समाज के लेवल पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मिल करके एक प्रकार से चलाएं या फिर उसके लिए काम करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके इलाके में मान लो कि चोरी वोरी होती है, बहुत चोरी होती है या फिर बहुत एक प्रकार से सिक्योरिटी का रिस्क है। तो वहां पर अगर हर एक परिवार अपने लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू कर दे तो क्या वो सस्ता पड़ेगा? नहीं, हर परिवार को एक सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा उठाना होगा। लेकिन अगर पूरा शहर, अगर पूरा सोसाइटी मिल करके एक साथ इस तरीके से काम करे कि इलाके में पुलिस व्यवस्था अच्छी हो जाए, इलाके में पुलिस को इक्विपमेंट दिए जाएं, पुलिस की व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि शहर में चोरी ना हो, इस प्रकार की समस्या ना हो, तो उसको बहुत ही सस्ते तरीके से आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या है, एक और एग्जांपल है कि मान लो कि आपको पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके गांव में कोई नहीं पढ़ना चाहता है, आपके शहर में कोई नहीं पढ़ना चाहता है। आप कहां जाकर के पढ़ोगे? स्कूल में ना तो पढ़ाई होती है ना कुछ होती है, तो कैसे पढ़ाई करोगे? आपको पूरा अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर या दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ेगा जहां पर पढ़ने वाले बच्चे हों, पढ़ाने वाले टीचर हों, जहां पर इन्वायरमेंट ऐसा हो, तब आप वहां पर पढ़ने पाओगे। तो यही बात है कि यहां पर आप जो हो पढ़ने के लिए आपको इन्वायरमेंट चाहिए, वैसा लोकालिटी चाहिए आपको। वहां पर अगर आपके इलाके में आपको इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जैसे डेंगू, हैजा वगैरह की समस्या हो जाती है, उसको खत्म करना है, या फिर वो समस्या है, तो क्या आप अपने खुद से अपने पर्सनल लेवल पर उसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जब तक आपका पूरा मोहल्ला, पूरा शहर मिलकर के सफाई नहीं करेगा, साफ सफाई नहीं रखेगा, तब तक इन इन्फेक्शियस डिजीज को आप रोक नहीं सकते हो। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यही सारी बातें यहां पर समझाई गई है। ठीक है, तो यहां पर आगे देखें तो आगे क्या है, आगे यहां पर बोलता है कि केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। केरला में लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्यों है? क्योंकि वहां पर बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत ही अच्छे हैं। इसी प्रकार से कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छी तरीके से काम करता है, हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस लोगों का एक तरीके से वो बेहतर होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो लेट्स वर्क दिस आउट है, यही जो चीजें हमने पढ़ी उसी से रिलेटेड है। इसके बाद यहां पर आगे बात कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, HDR इसको शॉर्ट में बोलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, इससे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है भाई? एक प्रकार से जब शुरुआत में हमने कंट्रीज को कंपैरिजन करना शुरू किया तो हमने क्राइटेरिया क्या बनाया? इनकम का क्राइटेरिया बनाया। लेकिन इनकम क्राइटेरिया में क्या प्रॉब्लम होता है, एवरेज इनकम में क्या प्रॉब्लम होता है, ये आप ऊपर देख चुके हो कि भाई इनइक्वालिटी हमें नहीं दिखती है, इनइक्वालिटी हमें पता नहीं चलती है। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यहां पर एक अलग क्राइटेरिया अपनाया गया जिसमें कि हम लोग इनकम के अलावा दूसरे आधार, दूसरे बेसिस को लेकर के भी हम लोग कंट्रीज को कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह बनाया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ गए? एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यह एक प्रकार का हर साल पब्लिश होने वाला रिपोर्ट है जिसमें कि सभी कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, और यह पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर UNDP जो है वो तीन चीजों को आधार बना करके कंट्रीज को कंपेयर करता है। तीन चीजें क्या हो गए भैया? सबसे पहले एजुकेशन लेवल, कि भाई कंट्री में एजुकेशन लेवल क्या है, दूसरा हेल्थ स्टेटस क्या है, और तीसरा पर कैपिटा इनकम क्या है। इन तीन चीजों को मिला करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है जो कि इस रिपोर्ट में दिया जाता है, और उसमें सभी कंट्रीज को कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सी कंट्री बेहतर है, कौन सी कंट्री कमजोर है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2022 का आपको डाटा दिया गया है इंडिया का और इंडिया के आसपास के कंट्रीज का। यहां पर देखो श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब देखो देशों का ग्रॉस नेशनल इनकम तुम यहां पर देख सकते हो, यानी कि पर कैपिटा इनकम देख सकते हो। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि
अभी कंट्री के जो सिचुएशन चल रहे हैं, इन कंट्री में जो हेल्थ स्टेटस है या फिर जिस प्रकार से हम लोग क्लीनलीनेस वगैरह रखते हैं, उस सिचुएशन में अगर कोई बच्चा अभी जन्म लेता है तो उसका एक्सपेक्टेड लाइफ कितना होगा, अभी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितने साल जीने की है, तो वो यहां पर तुम देख सकते हो। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब कितने साल तक स्कूलिंग वगैरह हुआ है। एचडीआई रैंक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक क्या है। तो यहां पर देखो श्रीलंका का देख सकते हो सबसे ज्यादा जीएनआई है, ग्रोस नेशनल इनकम। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबसे अच्छा है श्रीलंका का। यहां पर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी तुम देख सकते हो ज्यादा अच्छा है। तो तीनों चीजों में देखोगे तो तुमको सबसे अच्छा कौन दिख रहा है, श्रीलंका दिख रहा है। इसलिए श्रीलंका का रैंकिंग क्या देख रहे हो, सबसे ऊपर देख रहे हो, ठीक है। और यहां पर एचडीआई क्या होता है, एचडीआई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और ये दुनिया के जो 193 कंट्रीज हैं इनको कंपेयर किया जाता है इस एचडीआई रैंक में, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये चीज यहां पर आप देख सकते हो। तो ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखो यूएनडीपी का फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा चलाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, सबसे पहला इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये कंपोजिट इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, कंपोजिट इंडेक्स का मतलब यह हुआ कि यहां पर यह जो इंडेक्स तैयार किया जा रहा है, यह जो रैंकिंग बनाई जा रही है कंट्रीज की, वो किसी एक क्राइटेरिया पर नहीं बनाई जा रही है लेकिन कई सारे क्राइटेरियाज को मिला करके बनाई जा रही है। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, कंपोजिट इंडेक्स। तो क्या यह बात सही है, जी हां बिल्कुल बात सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी द्वारा बनाया जाता है और यह एक प्रकार का कंपोजिट इंडेक्स होता है। इसके बाद कहता है कि पैरामीटर्स टू मेजर इट आर लॉन्गेविटी, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम। जी ही बिल्कुल सही बात है। लॉन्गेविटी हम लोग लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं, लिटरेसी भाई मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लेते हैं, पर कैपिटा इनकम लेते हैं, ये भी सही है हमारा। थर्ड क्या है, कंट्रीज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, रैंकिंग यहां पर मिलता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड गलत हो गया। वर्ल्ड बैंक also prepares report of human development on basis of quality of life, ये भी गलत है। वर्ल्ड बैंक में हमने क्या देखा था, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंट्रीज को रैंक करता है। तो यहां पर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या क्वेश्चन है, ये देखो 2024 का क्वेश्चन है। 2024 में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये देखो डायरेक्ट तुमको कहीं भी चैप्टर में लिखा हुआ नहीं है, तुमको खुद से देखना है। जो ऊपर डाटा दिया गया है उसमें देखना है कि कौन सी कंट्री का एजुकेशन लेवल सबसे अच्छा, कौन सी कंट्री का हेल्थ सबसे अच्छा, और कौन सी कंट्री का हमारा पर कैपिटा इनकम अच्छा। तो यहां पर हमने क्या देखा था, चारों ऑप्शन में हमारा जो केरल था वो तीनों चीजों में आगे था। पर कैपिटा इनकम भी ठीक था, हेल्थ स्टेटस भी ठीक था और एजुकेशन स्टेटस भी ठीक था, इसलिए हमारा केरल यह ऑप्शन सही हो जाएगा। यह 2024 का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो 2023 का यह दूसरा सेट में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बेटर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 4 कंट्रीज दिए गए हैं, इन चारों में से सबसे अच्छा सिचुएशन किसका है, इंडिया का। यह जो चार्ट हमने अभी देखा, इंडिया और उसके नेबर्स का डाटा दिया गया है, उसके हिसाब से इंडिया सबसे बेहतर है, ठीक है। अब यहां पर देखें तो आगे यहां पर हमारे सामने इधर भी एक क्वेश्चन है, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन यहां पर देख लो, यही डाटा दिया गया अलग अलग कंट्रीज को। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे अच्छा यहां पर सबसे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका है हाईएस्ट, तो वो आपका श्रीलंका हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कोई खास इसमें चीज है नहीं। तो यहां पर ये एक हिस्सा है और इसके बाद लास्ट जो आपका ये टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा मार्क्स के, ठीक है। ये भी अभी देख लेना, ठीक है। इसके बाद यहां पर कहता है कि इजंट इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच
ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world. Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. ठीक है, आगे कहता है कि many improvement have been suggested in calculating HDI and many new component have been added to the human development report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizen of a country. It is people, their health, their well-being that is most important. किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उस देश के लोगों का डेवलपमेंट, जो लोग हैं उनके हेल्थ का डेवलपमेंट, उनका वेल बीइंग, और साथ ही साथ उनका इनकम का डेवलपमेंट। मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए भाई? जो सिटीजन्स हैं उनका डेवलपमेंट, सिटीजन्स के हेल्थ का डेवलपमेंट, एजुकेशन का डेवलपमेंट, उनका वेल बीइंग, उनके इनकम का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, कहता है कि डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए क्या कोई दूसरी चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए? ये आप खुद से यहां पर बता सकते हो। आगे यहां पर क्या है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या चीज है भाई? यहां पर बोलता है एक चीज, ये कोड जरा सा समझ लो। कहता कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जैसे दुनिया को देखते हैं तो हमको लगता है यार ये जो घर है, ये जो सोसाइटी है, ये जो पूरा देश है, हमारे पूर्वजों ने बनाई है। हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाया और फिर हमको दे दिया और हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से नहीं देखो दुनिया को। दुनिया को इस प्रकार से देखो कि हमने अपने आने वाले जनरेशन से, आने वाले जो बच्चे हैं उनसे इस दुनिया को उधार लिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम जब इस दुनिया को छोड़ करके जाएं तो दुनिया को इस रूप में छोड़ करके जाएं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक अच्छी दुनिया, बेहतर दुनिया मिल सके। ऐसा दुनिया में तहस नहस ना मचा के जाएं कि आने वाली पीढ़ी हमें गालियां दे कि भाई क्या तुम लोग देश बर्बाद करके, दुनिया बर्बाद करके चले गए। समझ गए? ये पॉइंट यहां पर ये सिंपली रेज कर रहा है। कहता है, अब ये टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पार्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। मान लो कोई कंट्री है, वो डेवलप्ड है, अच्छी डेवलप्ड है, तो हम ये चाहेंगे कि वो कंट्री और डेवलप करे, या फिर और डेवलप ना करे तो जितना डेवलप हो चुका है उतना ही वो मेंटेन करके रखे। ठीक है, अब ये चीज नॉर्मल है भाई। हम सभी चाहते हैं कि भाई हमारी जितनी आमदनी हो गई उतनी आमदनी रहे या फिर आमदनी बढ़े, हमारी आमदनी कभी कम ना हो। इस प्रकार से हमारी चाहत होती है। डेवलपमेंट के मामले में भी हम ऐसा ही सोचते हैं। कहता कि हाउएवर सिंस द second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable। कह रहा है कि देखो 1950s के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ये बात बोल रहे हैं, ये सामने कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या जिस प्रकार का हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल कहीं नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं चलने पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, हम लोग आज के समय में जो बिजली प्रोडक्शन करते हैं वो किस चीज से करते हैं? कोल से करते हैं। हम लोगों का कार या फिर बाइक किस चीज से चलता है? पेट्रोलियम से चलता है, पेट्रोलियम से चलता है। इसके अलावा हम लोग यहां पर जो वाटर यूज करते हैं वो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, और भी तरह तरह के हम लोग रिसोर्सेज यूज करके अपने देश का, अपने समाज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कुछ समय के बाद कोल खत्म हो जाएगा, कुछ समय के बाद पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, और जिस प्रकार से ग्राउंड वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं कुछ समय के बाद ग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाएगा, पीने का पानी ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो जो हमारे समाज का, हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस प्रकार का डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। समझ गए? तो यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है ग्राउंड वाटर का ही। ग्राउंड वाटर के बारे में क्या बता रहा है?
कि अभी के समय में जो रिसर्च चल रहे हैं या जो जांच चल रहे हैं उससे हमें यह पता चल रहा है कि ग्राउंड वाटर आज के समय में इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में ओवर यूज के कंडीशन में है। ओवर यूज का कंडीशन मतलब कि भाई देखो, ये हमारा जो रिसोर्स है, ग्राउंड वाटर जो रिसोर्स है, वो एक प्रकार का रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है। मतलब कि उसको यूज करेंगे, वो फिर से हमारा आ जाएगा, फिर से तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके जो रिप्लेनिश होने का जो रेट है, फिर से बनने का या फिर से तैयार होने का जो रेट है, उससे कहीं ज्यादा रेट से हम लोग रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। समझ गए? जैसे एग्जांपल जंगल से इसको कंपेयर करो कि जंगल में तुम पेड़ काटोगे, पेड़ फिर से वहां पर उग जाएगा। लेकिन पूरा जंगल तुम एक बार में साफ कर दो या फिर बहुत स्पीड में सारा जंगल साफ कर दोगे ना, तो वो जंगल रिप्लेनिश नहीं करने पाएगा। धीरे धीरे काटोगे, धीरे धीरे वो रिप्लेनिश होते रहता है। समझ गए? उसी प्रकार से ग्राउंड वाटर में तुम ग्राउंड वाटर को थोड़ा थोड़ा यूज करो, वो फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा, फिर से तैयार हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। लेकिन आज के समय पर ज्यादातर जो शहर है वहां पर ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है, बहुत बेतहाशा हाई लेवल में हम लोग यूज कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि हमारे देश के करीब 300 डिस्ट्रिक्ट में, 300 डिस्ट्रिक्ट्स में जो वाटर लेवल है वो करीब 4 मीटर से भी ज्यादा डिक्लाइन कर दिया है। यानी करीब आपको हो गया 12 फीट से भी ज्यादा डिक्लाइन कर चुका है पिछले 20 सालों में। और यहां पर यह प्रॉब्लम हमारे देश के 1/3 हिस्से में। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यह बताया जा रहा है कि अगले 25 सालों में हमारे देश का 60% हिस्सा ऐसा होगा जहां पर इसी प्रकार का सिचुएशन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट कर जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन जल्दी से नहीं करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे हिस्से ऐसे हो जाएंगे जहां पर कि वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा है कि जो हम लोग पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, यहां पर जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं वहां पर ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि यहां पर हम लोगों का एग्रीकल्चर करने लायक सिचुएशन नहीं रहेगा। यहां पर यह सवाल है, व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड? क्योंकि भैया ग्राउंड वाटर को ही हम लोग यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में भी, अपने डेली चोर्स में भी, और भी तरीके के जो यूजेस हैं वहां पर हम लोग ग्राउंड वाटर से ही अपना काम चला रहे हैं। कह रहा है कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? ओवर यूज के बिना कोई डेवलपमेंट हो सकता है? हो सकता है अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता अपनाते हैं तो। ठीक है, आगे कहता है कि ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर क्या है? एक प्रकार का रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में भी बात करें तो रिप्लेनिशेबल हमारा रिसोर्स है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवरयूज्ड। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। जितना रिप्लेनिश हो रहा है उससे ज्यादा यूज करोगे तो ये हमारा रिसोर्स क्या हो जाएगा भाई? ओवर यूज हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूज। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑफ ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ये किसकी बात कर रहा है? कोल एंड पेट्रोलियम की बात कर रहा है कि लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास कोल और पेट्रोलियम है, अगर उसको तुम यूज कर लोगे, खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया, वो फिर से हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो तुम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट में तुम लोग पढ़ ही रहे होगे। ठीक है, we do discover new resources that we did not know of earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. मतलब भाई बात है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का लिमिटेड स्टॉक है, सही तरीके से सोच समझकर यूज नहीं करोगे, एक बार यूज कर दिया, खत्म कहानी, मतलब खत्म कहानी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जांपल यहां क्रूड ऑयल भी बता रहा है, ये हमारा क्या है? एक प्रकार का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एग्जॉस्टन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहां पर देखो क्रूड ऑयल का रिजर्व बता रहा है कि कितने साल चलेगा। मिडिल ईस्ट में जो क्रूड ऑयल है वो 70 साल चलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो क्रूड ऑयल है वो 10 साल चलेगा। पूरे वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल है वो एवरेज 47 साल 47 साल तक चलेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर जान लो। अब यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को जरा सा अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चंस हमारे इसी टॉपिक से आते हैं, और ये क्वेश्चन देखो तो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, यहां से 3 मार्क्स के या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। जैसे देखो 3 मार्क्स में 2024 में क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। भाई कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग नहीं करेंगे
तो यहां पर हमारा जो करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। हम लोगों का जो रिसोर्सेज जिस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं, जिन रिसोर्सेज के ऊपर हमारा आज डेवलपमेंट टिका हुआ है, वो या तो ओवर यूज के कंडीशन में है जैसे कि ग्राउंड वाटर, या फिर हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर अपना डेवलपमेंट चला रहे हैं। तो अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता नहीं अपनाते हैं तो ये जो करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ये कुछ दिनों के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आगे क्वेश्चन क्या है, द कंसिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स डे बाय डे, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूज ऑफ ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर इन इंडिया। अब ये दो क्वेश्चन है यही इसी टॉपिक से हैं। अब यहां पर आगे अभी तक छोटा सा हिस्सा हमने नहीं पढ़ा है, वहीं से रिलेटेड है। यहीं से देखो सीधा सीधा आपको लाइन उठा करके दे दिया गया है। क्या बोल रहा है, कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। अब ये चीज आपको एक्सप्लेन करना है, इसका क्या होगा भाई। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं दिल्ली, आप लोग जान रहे हो सिचुएशन कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है, तो भाई ठीक है उसी का हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई, क्या दिल्ली में कुछ ऐसा स्पेशल हो रहा है? हो रहा है भाई, दिल्ली में गाड़ियां बहुत ज्यादा है उससे पॉल्यूशन हो रहा है, और भी चीजें पॉल्यूशन है। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि पंजाब में जो होता है खेती, वहां पर जलाई जाती है पराली, समझ गए, और पराली जलाने की वजह से जो धुआं उत्पन्न होता है वो दिल्ली में एक प्रकार से पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो ब्राजील का। ब्राजील में आपको पता होगा कि अमेज़न जंगल है और एक तरीके से बहुत घना जंगल है। तो अमेज़न जंगल की जब कटाई हो रही है, बहुत सारे हिस्सों में जब अमेज़न जंगल के बहुत बड़े स्तर पर कटाई हो रही है, तो अमेज़न जंगल की कटाई होने की वजह से जो रेन का पैटर्न है वो पूरे वर्ल्ड में डिस्टर्ब हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में नहीं कहना सही होगा, अमेरिका के रीजन में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो रेन का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्लाइमेट में हमको चेंज देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप यहां पर दे सकते हो, समझ गए। इसी प्रकार से आप लोग और भी एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अभी तो फिलहाल मुझे दो ही ध्यान में आ रहे हैं, और भी आएंगे तो वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, कहता है कि आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working. In general, question of development or progress is perennial all the times. As a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debate on development continues. डेवलपमेंट पर डिबेट हमेशा चलते रहेगा, क्योंकि सभी लोगों के एस्पिरेशंस अलग हैं, डिजायर अलग हैं, और सभी लोगों के गोल्स अलग अलग हैं। सभी लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं, इसलिए हमेशा डिबेट डेवलपमेंट पर चलता रहेगा, विचार चलते रहेंगे। आपको ये चीजें दिमाग में हमेशा बैठा करके रखनी है। अब यहां पर देखो तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। चैप्टर के एक्सरसाइजेज है यहां पर, इन क्वेश्चंस को भी खुद से कर लो, क्योंकि करोगे तो तुमको जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर होगा, और ये चैप्टर तुम्हारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया तो बोर्ड एग्जाम में मिनिमम तो 5 मार्क्स तुम्हारे गारंटी आ जाएंगे, और अगर ज्यादा पूछता है 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है तो वो भी तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है। सिंपल 3-4 टॉपिक हमने देखे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।